हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। बच्चों, आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम एनालाइज करा था 10 जनवरी 2023। कुछ क्वेश्चन जो है बच गए थे, उन्हें आज एनालाइज कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले ही बता दिया था कि इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं और सेम टू सेम जो क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले पढ़ाया था वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल गया है एसएससी जीडी में। तो बच्चों, आपके लिए इतना जरूर कहूँगा कि यदि आपका मनोबल कम है, यदि आप अपना मनोबल तोड़ रहे हैं कि हो सकता है मेरा एग्ज़ाम अच्छा ना जाए, हो सकता है मैं उसे पूरा ना कर पाऊँ, तो एक बार अपने मन में अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचना कि तुम क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हैं, क्या आस लगाए बैठे हैं वो। अगर आप इस चीज़ को सोच के जाओगे ना तो डेफिनेटली आप पूरा 100% दे के आओगे अपना, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि आपने सोच लिया इस तरीके से कि पेपर देना है, बस कुछ नहीं करना भाई, अपने लिए मत दो, अपने माता पिता के लिए दो, अपनी भाई बहन के लिए दो। तो एक जुनून के साथ पेपर देने जाओ, इस तरीके से नहीं कि सवाल आएगा करेंगे नहीं करेंगे, नहीं, जुनून के साथ। और सवाल को डेफिनेटली अपने माइंड को एक्टिव रखो बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि उनका माइंड एक्टिव ही नहीं होता क्वेश्चन पेपर देते समय, उनका माइंड रहता कहीं और है, सोचते कहीं और है। वो सोचते हैं सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन मत सोचो भाई, बस पेपर करना है, 100% अपना देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हो आपका। स्टार्ट करते हैं आज ये क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था, काला घोड़ा काला महोत्सव जो नामक प्रसिद्ध कला महोत्सव प्रतिवर्ष किस भारतीय शहर में मनाया जाता है? तो ये आपका मुंबई में मनाया जाता है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन आया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप थोड़ा। एक आया था खक्का पर्यायवाची, खक्का पर्यायवाची आया था, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी आ जाए। इसमें आपका चिड़िया हो गया, गगनचर हो गया, पखेरु हो गया, मोस्टली तो यही हैं आपकी। मैंने इसमें और एक्स्ट्रा लिख दिए हैं आपके, ताकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत ना आए। चलो आगे चलते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? डेफिनेटली ये सवाल सबको याद होना चाहिए। देखिए, पहले जो था आंसर इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था जब 8 अनुसूचियाँ थी। अब जो है इसमें वर्तमान में 25 भाग 12 अनुच्छेद 470 अनुच्छेद 105 संशोधन है। संशोधन से भी क्वेश्चन आया था, तो डेफिनेटली इसको भी करके जाना है बच्चों आपको। चलिए अगला देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता 2018 के विजेता आए थे। विजय हजारे ट्रॉफी आपने देखा होगा, डेफिनेटली कर्नाटक ने जीती थी इसको, और उप विजेता आपका सौराष्ट्र रहा था इसमें। 2019 की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 2018 की आगे हो सकता है आपके पेपर में 2019 की आ जाए, तो 2019 में विजेता मुंबई रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं, भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं। देखिए फिलहाल पूछिए भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं, तो कर्क रेखा, अक्षांश रेखा जो है हमारी कर्क रेखा है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य भी आपको पता होना चाहिए। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये आपको याद रखने हैं, डेफिनेटली एक लय में याद करने हैं बच्चों। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, वरना सब कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा। चलिए अगर देखते हैं, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष हुई थी? देखिए, नियमित जनगणना जो हुई थी आपको पता होगा 1881 से हुई थी, और लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। लॉर्ड रिपन भी आ सकता है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में लॉर्ड रिपन का क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन को जो है जब टीचर्स रखती है ना, तो क्वेश्चन को जोड़ के रखती है, जिससे वो हार्ड भी ना बन पाए। यानी कि बच्चा अगर ये पढ़ेगा कि आपका जो नियमित जनगणना कब हुई थी, तो आप 1881 पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली उसका लॉर्ड रिपन भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पेपर बनता है बच्चों। उस तरीके के क्वेश्चनों को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। यही फंडा है आपका। नॉर्मलाइजेशन पहले वाले को ज़्यादा मिलता है, बाद वाले को कम मिलता है, क्योंकि बाद वाले अच्छा स्कोर कर जाते हैं, और अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं करा तो बच्चों बहुत बड़ी गलती होने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बने रहना है आपको चैनल पर। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पिछले जो क्वेश्चन थे उनकी भी पीडीएफ मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अगला है आपका कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी की नृत्य जो है ये आया था, आपको पता होगा, डेफिनेटली आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुछ और नृत्य में लेकर आया हूँ, हो सकता है आपके पेपर में ये आ जाएं। तो कथकली आपका केरल से है, भरतनाट्यम हो सकता है आ जाए, तो तमिलनाडु से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, मणिपुरी जो है वो मणिपुर से है। तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाएं, तो बिल्कुल तैयारी करके जाना है आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी जो है बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा था ये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में इसे देश के समर्पित किया था 2 दिसंबर 2022 को। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ नोट। ये कोचीन शिपयार्ड पर तैनात किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि लगी हुई है, यानी 20,000 करोड़ की लागत इसमें आ गई है। अगला है, मोदी जी ने इसे ऐतिहासिक अवसर और आत्मनिर्भर भारत का
असाधारण प्रतीक बताया है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपको। थोड़ा और जो भी सवाल पूछा जा रहा है बच्चों, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो आपने पढ़ रखा है वो तो पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ उन्होंने पढ़ रखी है उसी पे डिपेंड रहते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, अपनी तैयारी इससे करो। जो अब पेपर खुल रहा है ना, उससे अगर तुमने तैयारी करी ना, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके आओगे आप। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कलिंग युद्ध किसके समकालीन था, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से कि कलिंग युद्ध जो है किसके समकालीन हुआ था, यानी किसके उसमें गया था। तो अशोक के 13वें शिलालेख कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, यानी कि किससे संबंधित है ये, तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है वो कलिंग युद्ध, उससे संबंधित मिलता है इसमें। अब बात आता हूँ इसमें नोट लेते हैं, यह युद्ध मौर्य शासक कलिंग शासक के बीच हुआ था, और नोट में यह युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह अगला है आपका, यह विजय जो है अशोक की आखिरी विजय रही थी। इसके बाद उसने युद्ध नीति छोड़ दी थी। मतलब क्या हुआ था, थोड़ी सी कहानी बता रहा हूँ आपको। 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था, तो इसमें ज़्यादा रक्तपात होने के कारण अशोक ने युद्ध नीति छोड़ दी थी उस टाइम पे। और कलिंग युद्ध के पश्चात उसने क्या करा था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। अशोक को बता दूं आपका, इसके पुत्र जो महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, इन दोनों ने ना अशोक का बौद्ध धर्म जो प्रचार किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था श्रीलंका में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी आपको कर लेना है। एक ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चों बहुत ज्यादा, 200 के नोट पर पीछे किसका चित्र बना होता है, सारे बताऊंगा मैं आपको। देखिए, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में ये चित्र बना हुआ है 200 के नोट पे। ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है आपके में रिपीट हो जाए। 100 रुपये के नोट पे देख लेते हैं किसकी बना हुआ है, तो रानी की बाव गुजरात ये बना हुआ है। 500 रुपये के नोट के पीछे लाल किला बना हुआ है आपका, रेड फोर्ट। अगला है 2000 के नोट के पीछे मंगलयान छपा हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है 50 के नोट के पीछे हम्पी का रथ यानी कर्नाटक, ये भी जो है पूछा जा सकता है आपसे। 20 रुपये के नोट की बात कर लेते हैं, तो एलर की गुफाओं का चित्र बना हुआ है 20 रुपये के नोट पर। 10 रुपये के नोट की बात करते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा ये बना होता है। कई बार पूछा गया कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। इनमें सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता के चल रहा हूँ, ताकि आपका जो है एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। बच्चों, आपसे निवेदन है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। चलिए अगर देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। अभी देखा होगा आपने, एक्सीडेंट बनाया ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपने ब्रांड स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन दिया है। तो ये अगस्त 2022 में बना था। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है 20 और 21 जो है मानव से संबंधित हैं। इसमें आपको बता दूं मैं, 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्या इन 20 और 21 में, ये भी जान लेते हैं। देखिए, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध के दोष सिद्ध में संरक्षण है, वो हमें दिया गया है। दूसरा है 21वां, ये है अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी हम ये दो चीज़ें जो है अनुच्छेद 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 हमसे नहीं छीन सकते, चाहे आपातकाल लग जाओ। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद जो है 21A, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के तहत। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन रिलेटेड आ रहे हैं, तो मैंने आपके लिए ये भी बताया है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स से संबंधित है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊं। तो अभी फिलहाल मैं आपको जल्दी में यही करा रहा हूं कि सारा मिक्स करा दूं। अभी रीजनिंग के भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, हालांकि रीजनिंग तो हल्की आ रही है, आप कर सकते हैं, लेकिन जीके और मैथ थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। हिंदी के मैं सबकी अलग अलग वीडियो लाने की कोशिश करूँगा बच्चों, यदि आप सपोर्ट करेंगे तो चलिए इसे देख लेते हैं। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य उस क्रय मूल्य की 8/7 के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताना। डेफिनेटली ऐसा सवाल आ रहा है, और हर परीक्षा में, हर पेपर में, हर आपकी शिफ्ट में पूछा जाएगा। आपको बता दूं मैं, इसने कहा है 8/7, हम इसको कुछ नहीं करते। 8/7 हमने मान लिया 7 हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है, ये भी क्रय मूल्य है। लाभ कितने का हूँ मैं, 1/7 क्रय मूल्य गुणा 100 कितना आ गया, 14 से 2/3% आ जाएगा मेरे हिसाब से। जब इसे भाग दोगे आप 14 से 3% आपका आंसर आ जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत सिंपल है बच्चों, बस कुछ नहीं करना है। डेफिनेटली ये चीज़ आपको माइंड में रख के जानी है कि हम यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं इस सवाल को। मान लिया आप ले लो कि विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य लिख लो। क्रय मूल्य तो 7 रुपये है, विक्रय मूल्य 8 रुपये हो गया। जब हम 7 रुपये में किसी चीज़ को खरीद कर 8 रुपये में बेचते हैं, तो कितने का लाभ होता है, 1 रुपये का। और लाभ परसेंट किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, गुना 100। आप डेफिनेटली इस तरीके से भी काट सकते हैं। 14/7 होता है, ऐसे काटोगे आप, कितना बचा, 2/7। तो 14 से ही 2/7 आपका सही आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली आपको बिल्कुल निकालना है, ये ज़्यादा हैवी नहीं है। माइंड को सेटलमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड ही खराब हो गया,
7/8 अगर आपने 1/8 रख दिया तो सवाल चेंज हो जाएगा बच्चों, ये नहीं करना है आपको। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक ये वाला क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा बोडो मास का जो नियम है आपको पता होगा कि पहले का सोल्ड होगा, ठीक है, यह भाग सोल्ड होगा, आप देख सकते हैं। तो पहले का होगा तो 14 7 98, तो 98 यहाँ पे आ जाएगा और भाग 98 यहाँ आ जाएगा, तो इससे इसको भाग दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो आपका सही आंसर उसमें 1 था। बच्चों ने बहुत सारे ने 0 लगाया है, बहुत गलती करी है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे इस सवाल में अटक गए थे। बिल्कुल भाई, जो चीज़ पढ़ाई है उस पर ध्यान दो। आपको पता होगा पूर्ण संख्या जब होती है जब 0 लग जाती है। बहुत सारे बच्चों ने करा 1 2 3 ऐसे 12 करके 13/2 जो ऑप्शन में था, बिल्कुल रॉन्ग है भाई, गलती करिए आपने ये। चलिए इसको बता देता हूँ मैं। प्रथम 12 पूर्णांक, पूर्णांक जब होती है कोई संख्या, पूर्ण जब होती है जब जीरो में जुड़ जाती है। 0 1 इस तरीके से करते आप जाएंगे कितने पर, 11 पर। 12 पूर्णांक है ना, आप समझ रहे हैं, 12 पूर्णांक है। अगर आपने 12 ले लिया तो गलती हो जाएगी बच्चों, 6 भी ऑप्शन में मिलेगा। ये ऐसे गिनोगे 0 से 1 11 तक 12 हो जाएंगे, तो 11 प्लस 0 कितने हो जाएंगे, 11 बटे औसत निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं, यानी टोटल संख्याओं का योग। औसत क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, ये होता है। लेकिन यदि हम समान गैप सब में आ रहा है, अब ये है पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम पूर्ण सब में समान गैप आ रहा है तो बटे 2 कर देते हैं। डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा 5.5। तो 5.5 आपका आंसर हो जाएगा, 5.5, जो डेफिनेटली सही था। बहुत सारे सवाल ऐसे गलत करके हैं बच्चों, आगे भी आपके शिफ्ट में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, तो गलती मत करना बच्चों। आगे चलते हैं। 0 से 90 तक की संख्याओं को लिखने में 7 अंक कितनी बार आता है। देखिए 7 अंक कितनी बार आता है ये देख लेना है। अब डेफिनेटली मैं इसे सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। अगर आपको 100 ट्रिक में बताऊँ तो आपको पता होगा, टोटल में हम अगर 100 तक जाते हैं, ठीक है, या 90 तक जाते हैं, किसी भी संख्या तक जाते हैं, तो लगभग 21 आता है उसमें, ठीक है। लेकिन ये 100 तक नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली आपका -2 कर दोगे आप, 19 आ जाएगा। लेकिन करके देख लेते हैं इसको। देखिए 0 से यदि मैं 10 तक जाऊंगा तो 7 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा बच्चों। आगे चलते हैं। यदि मैं 10 से 11 से मैं 20 तक जाऊंगा तो कितनी बार 7 आएगा, 17, यहाँ भी 1 बार आएगा। अगर मैं आपको बता दूं 21 से मैं कितने पे जाना चाहता हूँ, यहाँ पे 30 पे जाऊँ तो कितना आएगा, 27 आएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ आपका 31 से 41 तो 37 आएगा। उसके बाद 41 से मैं 42 से मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पे 50 पे, या 51 पे चले जाओ आप तो यहाँ 47 आ जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे 51, यहाँ 52 से मैं चलता हूँ तो 52 से मुझे जाना है 61 पर, तो यहाँ 57 मुझे पता है आ जाएगा, 57 1 हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं 62 से जाना चाहता हूँ, 62 से मैं 70 पे जाना चाहूँगा यहाँ, तो 62 से 70 पे जाऊँगा, 67 में 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 70 में 2 आ गया, ठीक है। यहाँ 69 जा सकते हैं आप, 69 जाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 70 पे जाओगे तो 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ये आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे कितना आ गया, 11 आ गया। उसके बाद तो सब में एक ही आना है ना, तो 11 12 13 14 15 16 17 तो यहाँ हो गई, 17 हो गई। अब हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ से जाना है 80 से, तो हम 90 जाएंगे तो 87, यहाँ से हम 80 से जाएंगे 90 पे तो 87 बीच में आ जाएगा, 87 आएगा, तो 87 आएगा। तो लगभग आपका 19 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो एक हम कहीं भूल रहे हैं इसमें, तो 19 आपका सही आंसर हो जाएगा, डेफिनेटली 19। मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा कि 20 सब में होते हैं, अगर 0 आप काउंट कर लेते हैं, 1 से चलोगे तो आप 20 आते हैं, वरना आपको 19 आ जाएंगे। यहाँ पे आप गिन के देख लीजिएगा, ऐसे डेफिनेटली ऐसे सवाल आ रहे हैं आपके लिए। चलिए अगर चलते हैं। 3 कारों की चालों का अनुपात 4 5 6 है। समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात बताना है आपको। समय का अनुपात आपको बता दूं मैं, जब भी ऐसी संख्या आ जाए तो 4 5 और 6 का एलसीएम आप ले सकते हैं। एलसीएम आप इसमें लेंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा, 15 इससे भाग देंगे 60, 4 से 15 आ जाएगा। फिर 60 को हम 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा।
6 से करेंगे 10 आ जाएगा। तो डेफिनेटली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15, 12 और 10, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप देखते रहिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको हेल्प मिलती रहे आने वाली शिफ्ट के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से अपना पेपर कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।